नमस्कार, आज तारीख 21 सितंबर दिन रविवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है पूनम ऋतु सेन। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करते हुए 22 सितंबर यानी कल से शुरू होने वाले नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी की घोषणा की, जिसे उन्होंने जीएसटी बचत उत्सव का नाम दिया। अपने 20 मिनट के संबोधन में पीएम ने कहा कि यह कदम आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है, जो गरीबों और मध्यम वर्ग को सस्ते घर, टीवी, फ्रिज, बाइक और घूमने फिरने में मदद करेगा। उन्होंने वन नेशन वन टैक्स की सफलता को याद करते हुए कहा कि 2014 से पहले जटिल कर प्रणाली से परेशान कंपनियों और आम लोगों को जीएसटी ने राहत दी। पीएम ने एमएसएमई को आत्मनिर्भरता का आधार बताते हुए स्वदेशी सामान खरीदने और बनाने की अपील की। उन्होंने राज्यों से निवेश का माहौल बनाने और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। जीएसटी काउंसिल ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए कल से जीएसटी दरों में कटौती का ऐलान किया है, जिससे किचन का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां, वाहन और घर बनाने की लागत सस्ती हो जाएगी। घी, पनीर, नमकीन, कॉफी, आइसक्रीम, टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन समेत 375 वस्तुओं पर टैक्स कम होगा, जिसमें दवाओं और मेडिकल उपकरणों पर जीएसटी 5%, सीमेंट पर 18% और छोटी बड़ी कारों पर क्रमशः 18% और 28% कर दिया गया है। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, टेल्कम पाउडर जैसे रोजमर्रा की चीजों पर भी टैक्स 12 से 18% से घटकर 5% होगा। अब जीएसटी में सिर्फ 2 स्लैब 5% और 18% लागू होंगे, जबकि लग्जरी सामान पर 40% और तंबाकू पर 28% टैक्स के साथ उपकर रहेगा। एफएमसीजी कंपनी और कार निर्माताओं ने कीमतें कम करने की घोषणा कर दी है और दवा दुकानों को भी नए एमआरपी के साथ सस्ती दवाएं बेचने के निर्देश दिए गए हैं। इधर विश्व हिंदू परिषद ने महाराष्ट्र में नवरात्रि के दौरान गरबा आयोजनों के लिए शनिवार को एक विवादास्पद एडवाइजरी जारी की, जिसमें कहा गया कि केवल हिंदुओं को ही इनमें शामिल होने की अनुमति हो और आयोजकों को आधार कार्ड जांचने, तिलक लगाने, रक्षा सूत्र बांधने व हिंदू देवता की पूजा जैसे नियम लागू करने चाहिए। वीएचपी के प्रवक्ता श्रीराज नायर ने इसे देवी की पूजा का धार्मिक अनुष्ठान बताते हुए गैर हिंदुओं की भागीदारी पर रोक और लव जिहाद से बचाव की बात कही। महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने आयोजकों के नियम बनाने के अधिकार का समर्थन किया, जबकि विपक्षी नेता संजय राउत और विजय ने वीएचपी पर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने और समाज को बांटने का आरोप लगाया। लखनऊ की एक अदालत ने समाचार एजेंसी एएनआई के संपादक स्मिता प्रकाश के खिलाफ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की शिकायत को सही मानते हुए औपचारिक रूप से दर्ज करने का आदेश दिया, जिसमें आरोप है कि एएनआई ने भारत निर्वाचन आयोग के नाम पर बिना पुष्टि के झूठी खबरें फैलाई। जैसे 1 अगस्त 2025 को राहुल गांधी के वोट चोरी बयान पर आयोग का हवाला देते हुए पोस्ट, जो आधिकारिक बयान से पहले का था। ठाकुर ने इसे धोखाधड़ी बताते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 के तहत कार्रवाई की मांग की और कोर्ट ने उन्हें 26 सितंबर को बयान दर्ज कराने बुलाया है। चीनी पत्रकार झांग झान को वुहान में 2020 के कोविड-19 संकट की शुरुआती खबरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए फिर से 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। 42 वर्षीय झांग को लड़ाई, झगड़ा और परेशानी पैदा करने के आरोप में मई 2020 में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद मई 2024 में रिहाई के बाद अगस्त 2024 में फिर से पकड़ा गया। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने इसे मानवाधिकारों पर उनकी रिपोर्टिंग के खिलाफ कार्रवाई बताया है, जिसमें उन्होंने वुहान के भरे अस्पतालों और खाली सड़कों की तस्वीरें दिखाई थी। आरएसएफ के अनुसार चीन में 124 पत्रकार कैद हैं और 2025 के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में चीन 180 देशों में 178वें स्थान पर है। बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले भूमि विवाद किसानों को सड़कों पर उतार रहे हैं, जहां घनी आबादी और 75% भूमिहीन लोगों के बीच 82% सीमांत जोतें विवादों को हवा दे रही है, जैसा डी बंदोपाध्याय आयोग की रिपोर्ट बताती है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद में खड़ी धान फसलों पर बुलडोजर चलाने से किसान नाराज हैं। बिहार के किसानों का दर्द बताती द लेंस की रिपोर्ट आप हमारी वेबसाइट thelens.in में विस्तार से पढ़ सकते हैं। मशहूर गायक जुबिन गर्ग के पार्थिव शरीर को रविवार सुबह दिल्ली से गुवाहाटी लाया गया, जहां हजारों प्रशंसक उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। उनकी पत्नी गरिमा सैकिया ने रोते हुए ताबूत को गले लगाया।
19 सितंबर को सिंगापुर में यार्ड से तैरते वक्त दौरा पड़ने से 52 वर्षीय जुबिन का निधन हुआ, न कि स्कूबा डाइविंग हादसे में, जैसा उनकी पत्नी ने बताया। पहले भी उन्हें दौरे पड़ चुके थे। गरिमा ने मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के खिलाफ दर्ज शिकायत वापस लेने की भावुक अपील की। असम के तिनसुकिया में जन्मे जुबिन ने 40 भाषाओं में 38,000 से ज्यादा गाने गाए और असम के सबसे महंगे गायक भी थे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। तालिबान ने अफगानिस्तान के विश्वविद्यालयों से 679 किताबों, जिनमें 140 महिलाओं की लिखी गई है, और 18 विषयों जैसे महिलाओं का समाजशास्त्र और लिंग विकास, इन सभी पर पाबंदी लगा दी है, ये कहकर कि ये शरीयत के खिलाफ है। इसके अलावा 310 ईरानी किताबें भी हटाई गई ताकि ईरान का प्रभाव कम हो। पूर्व उप न्याय मंत्री जकिया अदेली ने इसे महिलाओं के खिलाफ नीति बताया। लड़कियों की 6ठी कक्षा से आगे की पढ़ाई पहले से ही बंद है और 2024 तक पाठ्यक्रम भी खत्म हो जाएंगे। 10 प्रांतों में वाईफाई पर रोक से महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित है। प्रोफेसरों का मानना है कि ये किताबें हटने से पढ़ाई का स्तर और गिरेगा और नए पाठ्यक्रम वैश्विक मानकों पर खरे उतरने मुश्किल होंगे। और अंत में खबर जरा हटके में बात उत्तर प्रदेश के हीरे के शहर की। यूं तो उत्तर प्रदेश में कई जिले हैं और हर जिले के अपनी खास पहचान है। कुछ जिले अपने इतिहास और संस्कृति के लिए मशहूर है तो कुछ खेती के लिए। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे जिले के बारे में बताने जा रहे हैं जो कीमती पत्थरों के लिए जाना जाता है। ये है डायमंड सिटी के नाम से मशहूर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित बांदा जिला। यह जिला खनिज संसाधन खासकर हीरे के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ हीरे काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये इसलिए भी मशहूर है क्योंकि यहाँ पर हीरे की खान है। यहाँ पर हीरों को चट्टानों में गहराई में बनी खानों से निकाला जाता है। इन कीमती पत्थरों को निकालने के लिए काफी मेहनत और खास तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। हीरों को निकालने के बाद दूसरे हीरे से काटा और पॉलिश किया जाता है। इससे हीरा चमकदार और पारदर्शी बनता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।